हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी बाय J.K. रोलिंग। अध्याय 1। उल्लू खत लेकर आए। हैरी पॉटर कई महीनों में बहुत ही असामान्य बचा था। एक बात तो यह थी कि वह उसे गर्मी की छुट्टियां बहुत ही बुरी लगती थीं। दूसरी बात यह थी कि वह सचमुच अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपकर चोरी छुपे अपना होमवर्क करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक जादूगर था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़े थे। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और वह चमड़े की जैकेट वाली एक बड़ी सी पुस्तक बैथिल्डा बैगशॉट की जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से टिकी थी। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम को पेज पर घुमाया। वह पुस्तक में ऐसी लाइन ढूंढ रहा था जिससे वह अपना निबंध लिखने में मदद मिल सके। निबंध का विषय था 14वीं सदी में जादूगरनियों को जलाना पूरी तरह अर्थहीन था, विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने अपने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला, अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास ले गया और पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगलू के नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, का परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनी को कभी-कभार ही पकड़ पाते थे, और जब ऐसा होता था, तब भी उस पर चलाने का कोई असर नहीं होता था। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग रोधक मंत्र पढ़ देते थे और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। दरअसल वेंडेलिन नामक जादूगरनी को जलाया तो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने खुद को विभिन्न देशों में 47 बार पकड़वाया। हैरी ने कलम अपने दांत के बीच में रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दवात और चमबत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। हैरी धीरे धीरे और सावधानी से उस दवात का ढक्कन खोला। उसने अपनी कलम दबाई और लिखना शुरू किया। वह थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर सुन लेता था कि क्योंकि अगर डर्सली परिवार के किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी क्लैम की आवाज़ सुन ली तो उसकी खैर नहीं। उसे शायद पूरी छुट्टियों में सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण ही हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थीं। वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और उनका पुत्र डडली हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगलू थे और जादू के प्रति उनका नजरिया 14वीं सदी के लोगों जैसा ही था। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डस्टी परिवार में उनके नाम का जिक्र नहीं था। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल को आशा थी कि अगर उन्होंने हैरी को दबा कर रखा तो उसका जादू बाहर नहीं आ पाएगा। बहरहाल उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, जिससे वे बहुत गुस्से में थे। अब उनके मन में यह दहशत थी कि कहीं किसी को यह पता नहीं चल जाए कि हैरी पिछले 2 वर्षों से हॉगवर्ट्स जादू विद्यालय में पढ़ रहा है। अब डर्सली दंपति ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कर सकते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, छड़ी, कढ़ाई तथा झाड़ू को ताले में बंद कर दें और उसे पड़ोसियों से बातें न करने दें। अपनी जादू की किताबों के ताले में बंद हो जाने के से हैरी बहुत परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स के टीचर ने छुट्टियों के लिए उसे ढेर सारा होमवर्क दे दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नेप ने एक बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकुड़ने वाले कागज पर था। अगर हैरी ने स्नेप का होमवर्क पूरा नहीं किया तो उन्हें मजा आ जाएगा और हैरी को 1 महीने की सजा देने का बहाना मिल जाएगा। इसीलिए अब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला तो उसने उसका लाभ उठाया। उस वक्त वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली सामने वाली बगीची में थे। वे वहां पर वर्नन अंकल की को कंपनी से मिली कार देखने गए थे, जिसको उन्होंने बहुत तेज आवाजों में तारीफ की ताकि पड़ोसी सुन ले और उसे देख ले। हैरी ने देर नहीं की। वह बगैर आवाज किए जल्दी से नीचे गया, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का ताला तोड़ा,
उसमें से अपनी कुछ पुस्तकें निकाली और उन्हें बेडरूम में छिपा दिया। जब तक कि चादरों पर स्याही के निशान न रहे तब तक डर्सली दंपति को कभी नहीं पता चल पाएगा कि वह रात में जादू की पढ़ाई कर रहा है। हैरी उस समय अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे पहले से ही उखड़े हुए थे। इसका कारण यह था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके एक जादूगर मित्र ने उसे फोन किया था। जॉन वीजली हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। उसके परिवार में सभी जादूगर थे। इसका मतलब यह था कि वह ऐसी बहुत सी चीजें जानता था जो हैरी को नहीं मालूम थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका फोन वर्नन अंकल ने उठाया। वर्नन डर से बोला हूँ। संयोग से हैरी उस समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आते सुनकर वह किसी पत्थर की मूर्ति तरह खड़ा रह गया। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ। रॉन इतनी जमकर चिल्ला रहा था कि वर्नन अंकल उछल पड़े, रिसीवर को अपने कान से एक फुट दूर रखकर, और वे गुस्से से और दहशत भरे भाव से घूरते रहे। फिर उससे रिसीवर की तरफ मुंह करके दहाड़े, कौन है? तुम कौन हो? रॉन वीजली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी वह जैसे वह वर्नन अंकल फुटबॉल के मैदान के विपरीत शोरों से बात कर रहे हैं। मैं हैरी का स्कूल का दोस्त हूँ। वर्नन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी, जो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। उन्होंने फिर गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता। इस समय उन्होंने रिसीवर को एक हाथ दूर पकड़ा, मानो उन्हें यह डर हो रहा कि इसमें वो विस्फोट न हो जाए। मैं नहीं जानता था कि तुम स्कूल का जिक्र कर रहे हो। अब दोबारा कभी फोन मत करना। कभी मेरे घर परिवार के आसपास भी नजर मत आना। फिर उन्होंने रिसीवर को टेलीफोन इस तरह पटका जैसे वह किसी जहरीली मकड़ी को पटक रहा हो। उसके बाद जो फसाद हुआ वह बहुत भयानक था। अंकल वर्नोन ने गरजते हुए और हैरी पर थूक की बौछार करते हुए कहा, अपने जैसे लोगों को यह नंबर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है रॉन समझ गया था कि इसके फोन की वजह से हैरी मुसीबत में फंस गया होगा, इसीलिए उसने दोबारा फोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की एक और अच्छी मित्र हरमाइनी ग्रेंजर ने भी फोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था कि रॉन ने हरमाइनी को फोन न करने की सलाह दे दी होगी। यह दुखद था क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मंगलू थे और वह अच्छी तरह जानती थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वह शायद इतनी समझदार भी थी कि वह यह नहीं कहती कि हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इसी तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्रों को कोई खबर नहीं मिली। इस साल की गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी ही बुरी बीत रही थी। सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था। हैरी को इस बात की इजाज़त मिल गई थी कि वह अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल इसके लिए उससे यह वादा करना पड़ा कि वह उसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। फौरन अंकल ने यह इजाज़त मौजूद दे दी, क्योंकि अगर हेडविग को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखा जाता तो वह बहुत हुड़दंग मचा देती। वेंडेलिंग नामक जादूगरनी के बारे में एक बार फिर यह एक बार फिर यह सुनने के लिए रुका कि कोई जाग तो नहीं रहा। अंधेरे घर की खामोशी में सिर्फ उसके मोटे मौसेरे भाई डडली के खर्राटों की आवाज़ दूर सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, बहुत रात हो बहुत रात हो गई है। हैरी की आंखें थकान के मारे जल रही थी। शायद वह इस निबंध को कल रात पूरा कर लेगा। उसने अपनी दवात का ढक्कन बंद किया और अपने बिस्तर के नीचे से तकिए का एक पुराना कवर निकाला। फिर उसने टॉर्च, जादू का इतिहास, अपना निबंध, कलम और दवात उस तकिए के कवर में भरे।
इसके बाद वह बिस्तर से उतरा और सारा सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर ढके एक उखड़े हुए बोर्ड के नीचे रख दिया। फिर वह उठकर खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और बिस्तर के पास वाले टेबल पर चमकने वाली अलार्म घड़ी के में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे। हैरी के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पता भी नहीं चला था कि वह पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो गया था। हैरी के बारे में एक और असामान्य बात यह थी कि उसे अपने जन्मदिन से बहुत कम उम्मीदें रहती थीं। उसे जिंदगी में कभी कोई बर्थडे कार्ड नहीं मिला। रशी दंपति 2 सालों से हैरी के जन्मदिन को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे और उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे जन्मदिन को याद रखेंगे। हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बड़े खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंचा। वह उसकी चौखट पर झुका। उसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई। कंबल के भीतर काफ़ी देर तक रहने के बाद उसे यह हवा बहुत अच्छी लग रही थी। हेडविग 2 रातों से गायब थी, लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। वह पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब रह चुकी थी। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग जल्दी लौट आए। इस घर में वही थी जो उसे देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ती थी। हैरी अपनी उम्र के हिसाब से अब भी थोड़ा छोटा था और दुबला दिखता था, लेकिन पिछले 1 साल में वह कुछ इंच लंबा हो गया था। बहरहाल उसके काले बाल अब भी पहले जैसे ही थे। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वे हमेशा बिखरे रहते थे। मोटे चश्मे के नीचे उसकी आंखें चमकदार हरी। इसके अलावा उसके माथे पर एक पतला सा निशान भी था, जिसका आकार बिजली की चमकने की तरह था। हैरी के तमाम असामान्य चीज़ों में यह निशान सबसे आश्चर्य बात थी। डर्सली दंपति 10 साल तक उससे यह झूठ बोलते आए थे कि यह उस कार दुर्घटना में बना था जिसमें उसके माता पिता की मौत हुई थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि लिली और जेम्स पॉटर की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। इस सदी के सबसे भयानक शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मार डाला था। उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन हैरी बच निकला। वोल्डेमॉर्ट के सांप से उसके माथे पर सिर्फ यह निशान बना और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के सांप ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया। वोल्डेमॉर्ट को जान के लाले पड़ गए और वह भाग खड़ा हुआ। हॉगवर्ट्स में हैरी की उससे फिर मुठभेड़ हुई। अंधेरी खिड़की के पास खड़े जब हैरी वोल्डेमॉर्ट से अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की तो उसको यह मानना पड़ा कि अपने 13वें जन्मदिन तक पहुंचना उसकी खुदकिस्मती थी। हेडविग को तलाशने की कोशिश करते हुए उसने तारों भरे आसमान को गौर से देखा। शायद वह अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लटकाती हुई उसके पास आए जाए और शाबाशी की उम्मीद करे। वह छतों के ऊपर के आसमान को यूं ही देख रहा था कि तभी उसे एक अजीब चीज़ दिखी। उसे स्थिति को समझने में थोड़ा वक्त लगा। चांदनी में हैरी को एक बड़ा सा अजीब सा जीव दिखा जो हर पल बड़ा होता जा रहा था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हैरी एकदम चुपचाप खड़े उसे नीचे आते देखता रहा। एक पल के लिए वह झिझका। उसने अपने हाथ खिड़की के हैंडल की तरफ बढ़ाए। वह इसे बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी वह विचित्र जीव रिवर ड्राइव की स्ट्रीट लाइट के ऊपर पहुंचा, जिसकी रोशनी में हैरी को पूरी बात समझ में आ गई। वह तत्काल एक तरफ हो गया। खिड़की में से 3 उल्लू अंदर आए। उनमें से 2 उल्लू ने तीसरे को पकड़ रखा था, जो बेहोश लग रहा था। वे हल्की सी धमकी आवाज़ के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरे। बीच वाला बड़ा और भूरा उल्लू स्थिर पड़ा रहा। उसके पैर में एक बड़ा सा पार्सल बना था। हैरी ने बेहोश उल्लू को तुरंत ही पहचान लिया। उसका नाम एरल था और वह बिजली परिवार का था। हैरी तत्काल बिस्तर की तरफ भागा। उसने एरल के पैर में बंधी रस्सियां खोलकर पार्सल को अलग किया और एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे
से एक आँख खोलकर धन्यवाद की धीमी सी आवाज़ निकाली और पानी पीने लगा। हैरी बाकी बचे उल्लुओं की तरफ बढ़ा। उनमें से एक उसकी अपनी हेडविग थी, जो बड़ी और सफ़ेद रंग की थी। वह भी एक पार्सल लाई थी और बहुत खुश दिख रही थी। हैरी ने जब उसका पार्सल खोला तो उसने हैरी को अपनी चोंच से प्रेम से कुतरा और फिर वह कमरे में उड़ती हुई एरर के पास जाकर बैठ गई। हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पहचान पाया, जो सुंदर और छोटा था। बहरहाल वह तुरंत समझ गया कि वह कहाँ से आया है, क्योंकि तीसरे पार्सल के साथ हॉगवर्ट्स की मोहर वाला खत भी था। जब हैरी ने इल्ड का पार्सल निकालकर उसे मुक्त किया तो उसने महत्वपूर्ण दिखते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गया। हैरी अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसने झपटकर एरल वाले पार्सल को उठाया और उस पर लिपटे भूरे कागज को फाड़ा। अंदर सुनहरे वर्क में एक तोहफा लिपटा था और उसे मिलने वाला पहला बर्थडे कार्ड भी था। कांपती उंगलियों से उसने लिफाफा खोला, जिसमें से 2 कागज बाहर निकले, एक पत्र और एक अखबार की कटिंग। यह साप्ताहिक की कटिंग जादूगरों के अखबार दैनिक जादूगर की थी, क्योंकि श्वेत श्याम तस्वीरों में लोग हिल-डुल रहे थे। हैरी ने कटिंग उठाई और उसकी तह खोलकर उसे पढ़ा। जादू मंत्रालय के कर्मचारी ने बड़ा पुरस्कार जीता। जादू मंत्रालय के मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली ने दैनिक जादूगर का वार्षिक ग्रैंड प्राइज गैलियन ड्रॉ जीता है। खुशी से झूम रहे मिस्टर वीजली ने दैनिक जादूगर को बताया कि हम इस पैसों से मिस्र की गर्मी की छुट्टियों मनाने जाएंगे, जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगरों की बैंक ग्रिंगॉट में सांप नाशक है। वीजली परिवार मिस्र में 1 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की शुरुआत के लिए सितंबर में वहां पहुंचना है। हिलती तस्वीरों को देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वीजली परिवार के सभी सदस्य एक बड़े पिरामिड के सामने खड़े पर उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। तस्वीर में मोटी और नाटी मिसेज वीजली के साथ गंजे हो रहे लंबे मिस्टर वीजली खड़े थे। उनके साथ 6 बेटे और 1 बेटी थी। हालांकि श्वेत श्याम तस्वीर में यह नजर नहीं आ रहा था, परंतु उन सबके बाल बहुत लाल थे। तस्वीर में एकदम बीच में रॉन खड़ा था, जिसका पालतू चूहा स्कैवर्स उसके कंधे पर था और रॉन की बाँह अपनी छोटी बहन जिनी की कमर में लिपटी थी। हैरी को लग रहा था कि वीजली परिवार को इतना बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बहुत गरीब थे। फिर उसने रॉन का खत उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। देखो, मुझे उस फोन वाली घटना के लिए बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मुगलों ने तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका यह अंदाज़ा था कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। वैसे का मौसम बहुत अच्छा है। बिल हमें पिरामिडों में घुमाने ले गया था और तुम यकीन नहीं कर सकते कि प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने उन पर कितने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया। मम्मी जिनी को आखिरी मकबरे में नहीं जाने दे रही थी। वहाँ पर चोरी से अंदर घुसने वाले मगलुओं के कंकाल पड़े थे, जिनके बहुत से सिर और अंग उग गए थे। जब डैडी ने दैनिक जादूगरों का इनाम जीता तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। 700 गैलियन, ज़्यादा पैसे तो इन छुट्टियों पर ही खर्च हो गए। लेकिन मम्मी डैडी मेरे लिए एक नई जादुई छड़ी खरीदने वाले हैं। हैरी को यह घटना बहुत अच्छी तरह याद थी, जब रॉन की पुरानी छड़ी टूट गई थी। यह तब हुआ था जब वे कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स में जा रहे थे और उनकी कार स्कूल के मैदान में लगे लड़ाकू पेड़ से टकरा गई थी। हम सत्र शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले लौटेंगे। इसके बाद मेरी जादुई छड़ी और हमारी नई पुस्तकें लेने के लिए हम लोग लंदन जाएंगे। क्या तुम्हारे वहाँ मिलने की कोई संभावना है? मुगलों के इस बात से निराश मत होना। लंदन आने की कोशिश करना। रॉन पुनश्च पर्सी हेड बॉय बन गया है। उसे पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी। हैरी ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। हॉगवर्ट्स में
में 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला पर्सी बहुत ही खुश दिख रहा था। उसने अपने हेडबॉय का बैज अपने टोक पर रखा था, जो उसके बालों पर खुशनुमा ढंग से रखा था। सींग के घेरे वाला उसका चश्मा मिस्र की धूप में चमक रहा था। हैरी अब तोहफे की तरफ मुड़ा और उसे खोलने लगा। अंदर उसे एक ऐसी चीज दिखी जो कांच के छोटे लट्टू की तरह दिख रही थी। इसके नीचे रॉन की एक और चिट्ठी थी। हैरी, इसे मुखबिर यंत्र कहते हैं। अगर आसपास कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो जो गलत काम कर रहा हो तो यह चमकने और घूमने लगता है। फिल कहता है कि यह बेकार है और इसे सिर्फ जादूगर पर्यटकों से पैसे हटने के लिए बेचा जाता है। वह कहता है कि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछली रात को डिनर के वक्त यह पूरे समय चमकता रहा और शोर मचाता रहा, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि फ्रेड और जॉर्ज ने उसके सूप में बीटल्स डाल दिए थे। विदा, रॉन। हैरी ने मुखबिर यंत्र को अपने बिस्तर के पास वाले टेबल पर रख दिया। वह यंत्र बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और घड़ी की सुइयों का प्रतिबिंब दिखाता रहा। कुछ सेकंड तक इसकी तरफ खुशी देखने के बाद हैरी ने पार्सल उठाया जो उसे हेडविग लाई थी। इसके अंदर भी तोहफा था, बर्थडे कार्ड और एक पत्र था। यह पार्सल हरमाइनी ने भेजा था। प्रिय हैरी, रॉन ने मुझे पत्र लिखकर बताया था कि तुम्हारे वर्नोन अंकल से उसने फ़ोन पर किस तरह बात की थी। मैं आशा करती हूँ कि तुम सही सलामत होंगे। मैं इस वक्त फ्रांस में छुट्टियां मना रही हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा तोहफा कैसे भेजूँ। मुझे डर था कि कहीं कस्टम वाले तो इसे नहीं खोल लेंगे, लेकिन तभी हेडविग आ गई। मुझे लगता है वह चाहती थी कि तुम इस बार जन्मदिन पर कोई तोहफा मिल ही जाए। मैंने उल्लू के माध्यम से ऑर्डर देकर तुम्हारा तोहफा खरीदा है। मैंने दैनिक जादूगर में इसका विज्ञापन देखा था। मैं यहाँ भी वह अखबार ले रही हूँ। जादूगरों की दुनिया की नवीनतम जानकारी रखना अच्छी बात है। क्या तुमने एक सप्ताह पहले इसमें रॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखी थी? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह बहुत कुछ सीख रहा होगा। मुझे उससे सचमुच ईर्ष्या होती है क्योंकि प्राचीन मिस्र के जादूगर बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर भी मुझे जादूगरनी का रोचक स्थानीय इतिहास मिला है। यहाँ सीखी गई बातों को शामिल करने के लिए मुझे जादू का इतिहास का पूरा निबंध दोबारा लिखना पड़ा। मुझे आशा है कि यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि प्रोफेसर विंस ने निबंध में जितने चंपत्र लिखने को कहे थे उससे 2 चंपत्र ज़्यादा हो गए हैं। रॉन कह रहा था कि वह छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में लंदन जाएगा। क्या तुम उस समय वहाँ आ सकते हो? क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें आने देंगे? काश तुम आ सको। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 1 सितंबर को हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस पर मिलेंगे। प्रेम सहित, हरमाइनी। पुनश्च रॉन ने बताया था कि पर्सी हेडबॉय बन गया है। मैं दावे के साथ से कह सकती हूँ कि पर्सी तो खुशी से फूल नहीं समा रहा होगा। वैसे रॉन इस बारे में ज़्यादा खुश नहीं है। हैरी ने हंसते हुए हरमाइनी का खत एक तरफ रखा और उसका तोहफा उठाया। यह बहुत भारी था। वह हरमाइनी को जानता था, इसीलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसने ज़रूर कोई किताब भेजी होगी जिसमें बहुत से मुश्किल मंत्र होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब उसने कागज़ पढ़ा तो उसका दिल उछल पड़ा क्योंकि अंदर काले चमड़े के एक चिकने केस पर ये सफ़ेद शब्द लिखे थे, उड़ने वाले झाड़ू की सर्विसिंग किट। वाह हरमाइनी, हैरी फुसफुसाया और किट को देखने के लिए केस को खोला। उसमें फ्लीटवुड हाई फिनिश में हैंडल पॉलिश का एक डिब्बा था। इसके अलावा झाड़ू की पूंछ की सीकों को तराशने के लिए चांदी की चमकदार कैंची थी और लंबी यात्रा के लिए झाड़ू पर लगने वाले पीतल का दिशा सूचक यंत्र था। साथ ही में अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करें मार्गदर्शिका पुस्तक भी थी।
हैरी को हॉगवर्ट्स के अपने दोस्तों की याद तो आती ही थी, उसे क्विडिच की भी बहुत याद आती थी। क्विडिच जादू की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था, जो बेहद खतरनाक और बहुत रोमांचक था। उसे झाड़ुओं पर उड़कर खेला जाता था। हैरी बेहतरीन क्विडिच खिलाड़ी था। वह पिछले 100 सालों में हॉगवर्ट्स की किसी भी हाउस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। अपने निम्बस 2000 झाड़ू को हैरी अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ों में से एक मानता था। हैरी ने चमड़े के केस को एक तरफ रख दिया और आखिरी पार्सल को उठाया। भूरे कागज पर घसीटा छाप लिखाई देखकर वह तत्काल समझ गया कि इसे हैग्रिड ने भेजा है, जो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर है। जब उसने कागज की ऊपरी परत फाड़ी तो उसके अंदर किसी चमड़े जैसे हरी चीज़ की झलक दिख रही थी। बहरहाल इसके पहले कि वह उसे पूरी तरह खोल पाता, पार्सल ने उसे एक अजीब सा झटका दिया। उसके अंदर जो भी चीज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांत खटखटा रही हो। हैरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, हालांकि वह यह बात जानता था कि हैग्रिड जानबूझकर उसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं भेजेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि हैग्रिड को यह समझ में नहीं आता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं। हैग्रिड विशालकाय मकड़ियों से दोस्ती करता था, शराब खाने में अजनबियों से 3 सिर वाले दुष्ट कुत्ते खरीदता था और अपने घर में गैरकानूनी ड्रैगन के अंडे रखता था। हैरी ने घबराकर पार्सल में उंगली डाली। अंदर वाली चीज़ ने फिर जोर से दांत खटखटाए। हैरी ने अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे लैंप को एक हाथ में कसकर पकड़ा और अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि अंदर की खतरनाक चीज़ तत्काल वापस कर सके। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से बाकी का कागज खींचकर हटाया और उसमें से निकलकर बिस्तर पर गिरी एक किताब। हैरी ने इसके सुंदर हरे कवर पर लिखे सुनहरे शब्द पढ़े, भयानक जानवरों की भयानक किताब। इसके बाद उसे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर आते ही किताब किसी बदमाश केकड़े की तरह बिस्तर पर तिरछी चलने लगी। ओह ओह, हैरी बड़बड़ाया। किताब धमकी आवाज़ के साथ बिस्तर से नीचे कूदी और तेजी से कमरे के पार चल दी। हैरी चोरी से उसके पीछे गया। किताब उसकी मेज के नीचे किसी अंधेरी जगह में छिप गई थी। हैरी ने यह प्रार्थना की कि दरअसल दंपति गहरी नींद में हो। इसके बाद वह घुटनों के बल बैठा और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। आह! किताब ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर उसके पास से होती हुई गुजर गई। वह किताब अपने कवर के बल चल रही थी। हैरी झपट कर पलटा, किताब पर छलांग लगाई और किसी तरह उसे काबू में करने में कामयाब हो गया। दूसरे कवर में बर्नन अंकल ने नींद में एक जोरदार दवाई निकाली। हेडविग और एरल इस घटना को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। हैरी ने छटपटाती किताब को कसकर पकड़ा। फिर उसने ड्रॉअर से एक पुराना बेल्ट बाहर निकाला, जिसे उसने किताब पर कसकर बांध दिया। भयानक जानवरों की भयानक किताब गुस्से से थरथराने लगी। चूँकि अब यह चल भी नहीं सकती थी और काट भी नहीं सकती थी, इसलिए हैरी ने उसे बिस्तर पर पटककर हैग्रिड का कार्ड उठा लिया। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। हम सोचते हैं कि यह पुस्तक इस साल तुम्हारे काम आएगी। हम खत में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तुमसे मिलने पर ही सारी बात बताएंगे। आशा करते हैं कि मगलू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे। शुभकामनाओं सहित, हैग्रिड। हैरी को यह बात हजम नहीं हुई कि यह काटने वाली किताब उसके किस तरह काम आ सकती है, लेकिन उसने हैग्रिड के कार्ड को भी रॉन तथा हरमाइनी के कार्ड के पास रख लिया और मुस्कुराने लगा। अब सिर्फ हॉगवर्ट्स का खत पढ़ना बाकी था। आमतौर पर हॉगवर्ट्स के जो खत आते थे, यह खत उनसे मोटा था। इसीलिए हैरी ने लिफाफे को पेन नाइफ से खोला और अंदर से चंपत्र के पहले पृष्ठों को निकालकर पढ़ा। प्रिय मिस्टर पॉटर, कृपया ध्यान दें कि स्कूल का नया वर्ष 1 सितंबर को शुरू होगा। हॉगवर्ट्स एक्ट्रेस 11 बजे किंग क्रॉस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर रवाना हुई। 3rd ईयर के विद्यार्थियों को कुछ सप्ताहों में हॉग्समीड
गांव में घूमने की अनुमति दी जाती है। कृपया अपने माता पिता या अभिभावक से संलग्न अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। इस वर्ष की पुस्तकों की सूची संलग्न है। आपकी प्रोफेसर एम मैकगोनागल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी ने हॉग्समीड की अनुमति पत्र बाहर निकालकर उसे देखा। अब उसके चेहरे पर हंसी उड़ गई थी। हॉग्समीड में घूमने में बहुत मज़ा आएगा। उसे पता था कि हॉग्समीड में सिर्फ जादूगर ही रहते हैं, लेकिन वह कभी वहाँ नहीं जा पाया। अब समस्या यह थी कि वह बनाना अंकल या पेटूनिया आंटी से इस अनुमति पत्र पर साइन कैसे करा सकता है। उसने अलार्म घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। हैरी ने यह फैसला किया कि ऑक्सफोर्ड अनुमति पत्र के बारे में वह सुबह उठने के बाद चिंता करेगा। इसके बाद वह बिस्तर पर पहुंचा और ऊपर लगे चार्ट पर एक दिन और काट दिया। यह चार्ट उसने अपने लिए बनाया था। इस चार्ट से उसे यह पता चलता था कि हॉगवर्ट्स लौटने में अभी कितने दिन बाकी हैं। फिर उसने अपना चश्मा उतारा और आगे खोलकर लेट गया। इसके बाद वह अपने तीनों बर्थडे कार्ड की तरफ बहुत देर तक देखता रहा। हालांकि हैरी पॉटर बहुत ही असाधारण था, लेकिन इस पल से उसे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा सबको होता है ज़िंदगी में पहली बार। वह खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन है।